लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि तुम लोगों ने जाना था कि 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 टाइप्स की। नंबर 1 था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था इलेक्शन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी आ रही है ऑस्मोटिक प्रेशर। मगर 2-3 छोटी छोटी सी हेडिंग है, पहले वो नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इसमें। तो पहले एक छोटी सी एक हेडिंग डाल लो बच्चों, छोटी सी एक हेडिंग एंटी फ्रीज सोल्यूशन। तो लिखो बच्चों उसमें एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। इसके अंदर डिक्टेट कर दें या नोट कर दें बच्चों, बताओ क्या सही रहेगा, बोलो बच्चों। डिक्टेट कर दो। ठीक है, आसान हो जाएगा। लिखो बच्चों एन एंटी फ्रीज, लिखो बच्चों एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन is a liquid which is used in is a liquid which is used in the radiator of engine to lower the freezing point of the कूलिंग मीडियम क्या वाटर ही होता है कूलिंग मीडियम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है, कूलिंग मीडियम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन of a liquid forms the basis of the action of antifreeze solution। नहीं, एंटीफ्रीज लिक्विड लिख लो, एंटीफ्रीज लिक्विड की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक, फुल स्टॉप के बाद लिखो द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीफ्रीज in cold countries is इथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2OH ग्लाइकोल, ये कोल्ड कंट्रीज में यूज होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। ठीक, ये बात हम लोग कर ये क्या कर रहा है, विच लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये हमने रेडिएटर में मिला दिया तो वाटर फ्रीज नहीं हो पाता है, वो उसमें नहीं बन पाता है, आइस में। शशांक तुम कल नहीं थे, हम लोग समझ रहे थे इस बात को कि इंजन के अंदर, रेडिएटर के अंदर हम लोग पानी इसलिए डालते हैं कि वो वाटर जो है इंजन को कूल करता है। जैसे तुमने देखा होगा कि जूस कॉर्नर पर अगर तुमने देखा हो तो एक ड्रम सा रखा रहता है वाटर का, और उससे लिक्विड जाकर इंजन को ठंडा करने के लिए वो पानी सप्लाई होता रहता है। तो अगर वैसे तो वो एक नया पानी लेकर इंजन में जाना चाहिए था ताकि उसे कूलिंग कर सके, मगर उन्होंने एक बड़ा ड्रम ले लिया, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे से इसका यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक वो कूल ही रहता है, गर्म नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है, इंजन की गर्मी को कम करता है। अब ये रेडिएटर में वाटर था, हम लोग जानते हैं कि जब भी वाटर को फ्रीज करके हम आइस बनाते हैं तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब इंजन के अंदर पानी भरा हुआ है, अब अगर ये ऐसे कंट्री की बात हो रही है जहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर तो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है।
अब यहाँ पर ये आइस में कन्वर्ट हो गया, तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ये क्रैक हो जाती है, ठीक है, बस्ट हो जाता है पाइप, तो इसमें पूरा इंजन खराब हो जाता है। तो इसमें ऐसे एंटी फ्रीज सोल्यूशन एजेंट डाल दिए जाते हैं, एंटी फ्रीज एजेंट डाल देते हैं एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो जाता है। मान लो -5 था तो अब ये डिक्रीज हो गया -15 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इतने टेम्परेचर पर -10 पर वाटर फ्रीज नहीं हो पाएगा, इसलिए ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस था। अब इसमें हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ की कवर कर ली थी और अब इसकी लास्ट हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कवर करना है, ऑस्मोसिस। तो पहले ऑस्मोसिस को थोड़ा बहुत पैराग्राफ में लिख लें, फिर इस पर आराम से चर्चा करते हैं। या कहो तो पहले समझा दें फिर बाद में लिखा दें, क्या सही रहेगा बोलो बच्चों? पहले लिखा दें या फिर पहले समझा दिया जाए? बताओ, बहुत देर लगा दी सोचने में। चलो पहले सुन लो। शशांक है आज ये फर्स्ट डे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो पहले समझा देते हैं, थोड़ा सा इनका माइंड सेट हो जाएगा। तो 4th प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले हम इससे थोड़ा और बेसिक बात देखते हैं, छोटी सी हेडिंग, ऑस्मोसिस, इसकी बात करते हैं। ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस क्या है बच्चों? ये एक प्रोसेस है जब हमने 2 सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया एक ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम SPM लिख रहे हैं इसे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? नाम ही बता रहा है कि सेमी का मतलब हाफ, परमिएबल है और मेम्ब्रेन है। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं, तो इसको वो रोक देता है अपने अंदर से पास होने के लिए। जैसे गॉल ब्लैडर ऑफ गोट, पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं, ऑनियन की मेम्ब्रेन हो सकती है, तुमने देखा होगा ऑनियन, उसकी एक झिल्ली सी होती है, वो ये काम मेम्ब्रेन करती है कि अगर हम उसको 2 सॉल्यूशन को सेपरेट कर दें तो वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है निकलने के लिए, क्योंकि ये छोटे होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल की उधर से नहीं जाने देती है, वो इस तरह से होती है। तो यहाँ पर हमने 2 सॉल्यूशन को एक SPM से हमने इसको सेपरेट कर दिया। तो ये डॉटेड लाइन से जो मेम्ब्रेन बना रहा है, इसका मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन भी होती है, अगर तुमने बॉइल्ड एग देखा हो तो बॉइल्ड एग के इनर हिस्से पर एक मेम्ब्रेन पैरेलली चल रही होती है, अगर उसको सेपरेट कर लो तो वो भी सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन होती है। तो अब इस मेम्ब्रेन से हमने 2 सॉल्यूशन सेपरेट कर लिए, तो एक सॉल्यूशन हमारा ये है और एक सॉल्यूशन ये है। तो ये सॉल्यूशन C1 है और ये C2 है, और हमने यहाँ पे अज्यूम किया है C1 इज ग्रेटर देन C2। कंसंट्रेशन है, मीन्स concentration of C1 is greater than concentration of C2, ये लिखा। तो इसका मतलब है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो कौन सा हो गया? वो हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या होता है बच्चों? ज़्यादा, जैसे हाइपरटेंशन, ठीक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। लो कंसंट्रेशन जिसकी है, तो जिसकी हाई कंसंट्रेशन थी उसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? हाइपरटोनिक। जिसकी लो कंसंट्रेशन है इसका नाम क्या रखा बच्चों? उसमें हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो अब इसमें ये होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं। देखो ये एरो बना रहे हैं, तो कौन से मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। कहाँ से जाते हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पर, यानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर इसे हिंदी में बोला जाए, वो भी सारे साइंटिफिक केमिकल टर्म हो गए, हिंदी में बात करें, ये है गाढ़ा सॉल्यूशन और ये है पतला सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये पतला सॉल्यूशन है और ये गाढ़ा सॉल्यूशन है, इस तरह से जो भी जैसे भी लिखा जाए गाढ़ा सॉल्यूशन।
तो पतले से गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ मींस हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल उधर की तरफ मूव करने लगेगा तो इसका लेवल क्या होगा, डाउन होने लगेगा और इसका लेवल राइज होने लगेगा। तो ये कम होने लगेगा और ये इसका लेवल बढ़ने लगेगा। तो अब इस प्रोसेस को रोकने के लिए कितना हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें। हम कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, कहाँ पर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक में। क्या करने के लिए, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस चल रहा है इसे स्टॉप करने के लिए जितना भी प्रेशर अप्लाई करें, कहाँ पर, ऑन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उस प्रेशर का नाम आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। या ये तो प्रैक्टिकल बिल्कुल तुम फील करके इसको अपने आप लिख सकते हो, या यहाँ पे कह दो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय solvent molecule, the pressure exerted in the process of osmosis is known as osmotic pressure। यूँ कह सकते हो या यूँ कह सकते हो the external pressure applied on the hypertonic solution to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं, अभी लिखेंगे आराम से। तो ये क्या हुआ, ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। अगर हम कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तब क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरफ जाने लगेंगे और इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। लास्ट में बिल्कुल हेडिंग ये भी आएगी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। इसी वक्त समझाते हुए थोड़ा सा हम आइडिया ये दे रहे हैं, आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तब क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे, कहाँ से, हाइपर से हाइपो की तरफ मूव करेंगे और ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये सिर्फ तभी होगा जब एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू फोर्स लगाया जा रहा होगा या प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा। और ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए हमें कहीं प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, ये तो अपने आप होने लगेगी रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो सेल्फ अकरिंग प्रोसेस में आता है, ठीक। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। तो ये तुम समझ गए होगे ऑस्मोसिस क्या है। अब दो तीन तुम्हें एग्जाम्पल दें तो तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये सारी बातें हो गई केमिस्ट्री की। अभी थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि हमें ये प्रोसेस पूरा याद रहे। तुमने देखा होगा बच्चों कि अगर किशमिश देखी तुम लोगों ने, नहीं, तो उसको अगर वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल इस तरह से है। ये इसका अंदर सोल्यूशन कैसा होता है, जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड तो नहीं होता, गाढ़ा सा लिक्विड होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और ये क्या है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो इसकी मेम्ब्रेन भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर इसको हमने वाटर में डाल दिया, शाम को अगर सोना तो कुछ किशमिश लेकर एक ग्लास वाटर में डाल के सो जाना, तो सुबह उठ के देखना कैसा प्रोसेस हुआ, ये तुम्हें ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये हाइपोटोनिक है और इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। तो कौन से अंदर से वाटर बाहर अंदर से लिक्विड बाहर आना चाहिए या बाहर से इसके अंदर जाना चाहिए, तुम बताओ। ऑस्मोसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, बाहर से अंदर जाए, बाहर से अंदर। तो बाहर से अंदर अगर जाने लग गया तो ये क्या होगा, ये स्वेल हो जाएगा इस तरह। सुबह तुम देखोगे तो उसका शेप कुछ इस तरह से पाया जा रहा होगा। ये भी प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है। और जितना प्रेशर इस बीच में लग रहा होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसी तरह से बच्चों पिकल तुमने देखा होगा कि पिकल खराब नहीं होता, अगर रखा रहे काफ़ी टाइम तक अचार तो कभी खराब नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या है कि फर्मेंटेशन का काम जो करता है वो बैक्टीरिया करता है। भाई कोई सब्जी है, खाना है, हम लोग देखते हैं कि अगर दाल कई दिनों तक रखी रहे तो ख़राब हो जाती है। ये किसने डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया वायरस ये करते हैं। मगर इसके अंदर अचार के अंदर में ये होता है क्या, ज़्यादातर नमक होता है, उससे इसकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो इसको सड़ाने के बजाय वो क्या करेगा कि इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कंपेयर में, पिकल के कंपेयर में। और ये बाहर वाला सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया।
अब सोल्यूशन कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इसकी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो मटेरियल अंदर से बाहर आना चाहिए या बाहर से अंदर जाना चाहिए, बताओ। अंदर से बाहर। अंदर से, हाँ अंदर से बाहर। तो इसका मतलब जितने भी ये चीज़ें खराब करने के लिए आएंगे ये सारे खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अचार हमारा और टेस्टी होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोटोप्लाज्म भी उसके अंदर आ जाएगा। तो उसको कई महीनों तक रख सकते हैं हम, इवन सालों तक रख सकते हैं, खराब नहीं होगा, ठीक। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कुछ एग्जाम्पल थे। इस प्रोसेस को तुमने देखा है और देख भी सकते हो, कभी प्रैक्टिकल आधी रात में कर लेना इसको और इसके थ्रू ये याद रहेगा। अब इसका एक्सप्रेशन तो बाद में करते हैं, पहले 2-4 इसमें पॉइंट्स पहले नोट कर लो बच्चों, फिर इसके बाद इसका छोटे से 2-3 लाइनों का एक छोटा सा डेरिवेशन है, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें डाल लो ऑस्मोसिस, ठीक। सर ऑस्मोसिस में सर गाढ़े से पतले की तरफ जाता है ना सर? गाढ़े से पतले की तरफ नहीं जा रहा है, पतले सोल्यूशन से गाढ़े सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। यहाँ देखो तुम किशमिश वाले एग्जाम्पल से याद रखो, किशमिश में उसको तोड़ के देखना उसके अंदर कौन सा पतला मटेरियल भरा होता है, वाटर से तो गाढ़ी होता है ना, तो वाटर पतला हो गया मीन्स हाइपोटोनिक हो गया, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक। तो अब वाटर अंदर जाता है ना, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक या पतले सोल्यूशन से गाढ़े की तरफ, कौन, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ना कि सॉलिड मॉलिक्यूल, ठीक है, बोलो। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बच्चों इसमें ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में लिखो बच्चों, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from the low concentration solution to the लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ब्रैकेट में लिख लेना हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू द high concentration solution, high concentration solution, within bracket hypertonic solution, ठीक, comma, the process is known as osmosis. Process is known as osmosis. या यूं लिख सकते थे, the process of flow of solvent molecule from low concentration to high concentration is known as osmotic. ठीक, अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो और लिखो भाई, फिर से लिखो, एक लाइन और लिखो, मज़ा नहीं आया उसमें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात ही नहीं करी, दूसरे फिर से लिखो, बाद में मज़ा खराब होगा। द प्रोसेस ऑफ द spontaneous flow, the process of spontaneous flow of solvent molecules from low concentration ब्रैकेट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन विद इन ब्रैकेट
हाइपरटोनिक विद इन ब्रैकेट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू, ये बात रह गई थी इसमें, बाद में ऐड भी कर सकते थे हम लोग, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज या इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब सही है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स, ये वही किशमिश की बात आ गई, स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स, when they are put in water, when they are put in water for some time, कुछ टाइम के लिए भी जरूरी है, यानी कि खाली पानी में डुबाया देखा रहे इसमें तो ऑस्मोसिस हो नहीं रही, तो रात में सोते वक्त डाल देना, फिर सुबह देखना है तुम्हें कि क्या होगा। नेक्स्ट लिखो बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जानने के लिए लिख लेते हैं, वो हमसे नहीं पूछ रहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, मगर हाँ तुम्हें पता होना चाहिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्रैकेट में SP, तो लिखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर लिखो इट इज a membrane which permits the flow of solvent molecules, which permits the flow of solvent molecules, but does not permit the solute particles, क्योंकि साइज में ही बड़े होते हैं ना solute particles। For example, onion membrane, प्याज वाली मेम्ब्रेन, गॉल ब्लेडर ऑफ गोट और हॉर्स में, गॉल ब्लेडर ऑफ गोट कम हॉर्स, ठीक। दूसरा एक एग्जाम्पल लिख लो, कॉपर फेरोसाइनाइड, a thin film of cupric ferrocyanide है, यूं लिखा जाता है Cu2Fe(CN6), क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये नेमिंग कैसे होती है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, 12th में एक चैप्टर है दोबारा में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ भी नेमिंग सिखाई जाएगी। इसी बुक में, जो बुक चल रही है फर्स्ट बुक में एक चैप्टर है, उसमें ही हम लोग सीखेंगे इसे, ठीक। तो बच्चों नोट कर लो, पार्चमेंट पेपर भी होता है वैसे, बस इतने बहुत है एग्जाम। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर में लिखो द प्रेशर exerted on the hypertonic solution, the pressure exerted on the hypertonic solution to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। बहुत सारी तरह से कह सकते हैं, एक ये भी तरह है इसका, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से भी बोल सकते हो उसको, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे। तो क्या था, ये है बच्चों प्रेशर, इसको ज़्यादातर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई से लिखते हैं, पी से लिखा है, पी से लिखते हैं। पी भी इक्वल टू तुमने देखा होगा एनआरटी होता है, तो पी इक्वल टू एन अपॉन पी आरटी होता है। नंबर ऑफ मोल पर लीटर को ही हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, CRT कह सकते हो, कंसंट्रेशन CRT। यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको यूजुअली पाई से भी रिप्रेजेंट, पाई इक्वल टू CRT ऐसे लिखा जा सकता है, पाई इक्वल टू CRT या P इक्वल टू CRT। तो यही हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक। तो अगर देखें कि किस किस पे डिपेंड करता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल से, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर। इतने सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक। आर की वैल्यू 0.821, गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना, केल्विन में हमेशा रहेगा, कभी डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा। तो ये ठीक है, इसी सी को हम कंसंट्रेशन में कहेंगे, कंसंट्रेशन और मोलैरिटी भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अच्छा, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये टेम्परेचर है इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ये ठीक। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक होता है, उसी तरह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी होता है। तो नाम ही बता रहा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर हो तो उससे हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन की क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम होगी, ठीक है। हाइपर का मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला, हाइपो का मतलब कम वाला, आइसोटोनिक का मतलब सेम कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये सारी इसकी बातें हो गई। क्वेश्चंस करते हैं, अभी थोड़ा आज थ्योरेटिकल बात ज़्यादातर कवर कर लेते हैं बच्चों। तो लिख लो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के भी एक लाइन नोट ही कर लो बच्चों, एक लाइन लिख लो ऐसे एरो बनाकर कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन,
isotonic solutions are those solution which have same concentration, ब्रैकेट में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। एग्जाम्पल भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल प्योर NaCl solution with 0.9% weight by volume concentration is isotonic with the fluid inside the blood cells। ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए से नोट करा दिया। ठीक, नेक्स्ट एक हेडिंग लिखो, सम इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड सेमी परमिएबिलिटी। Some effects of osmosis and permeability। अरे permeability नहीं, क्या था अभी जो लिखा रहे थे, सेमी परमिएबिलिटी। तो लिखो उसमें फर्स्ट पॉइंट, the silicate gardens or chemical gardens are produced by dropping small crystals of various inorganic salts such as copper sulfate, nickel sulfate, alum, etc. into a 5% solution of sodium silicate। Next point, many animal and vegetable cells when placed in water or in solution whose osmotic pressure is less than cell sap के अंदर, वो सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, सेल सैप विदिन की बात क्या है? क्या सर मैनी एनिमल्स की बात। हम many animals and vegetable cells when placed in water or in solution whose osmotic pressure is less than cell sap within, tend to swell
तो ये लोग वाटर में रखने पे सोयल हो जाते हैं। If the cell is placed in if the cell is placed in a solution of higher osmotic pressure, they shrink. ठीक, they shrink. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लांट्स गेट वाटर from the soil by osmosis. होता क्या है, द सेल एट द टिप ऑफ द रूट्स कंटेन tiny grooves which are in contact with the soil. As the osmotic pressure inside the cell is higher, water flows into the cell by osmosis. ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस नहीं काफ़ी है। प्लांट गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस, इतना काफ़ी है। लास्ट पॉइंट लिख लो, एन एक्सेसिव डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स damages the plants since the osmotic pressure of fertilizer solution becomes higher than cell sap, SAP sap. This causes the outflow of water from the plant cells into the soil. इसे विल्डिंग कहते हैं, WILDING, विल्डिंग, या फिर डाइंग अप ऑफ प्लांट, और इस तरह से वो सूख जाता है प्लांट हमारा। ठीक, एक लास्ट हेडिंग और लिख लो बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक लास्ट हेडिंग। देख तो लिया ही था तुमने, बस एक पॉइंट इसमें नोट कर लो, रिवर्स ऑस्मोसिस। If the pressure applied on the solution solution के ब्रैकेट में लिख लो हाइपोटोनिक, लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्रैकेट में हाइपोटोनिक, और सोल्यूशन के ब्रैकेट में हाइपोटोनिक। ठीक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। more than osmotic pressure,
comma, the solvent starts flowing from hyperconcentrated solution, नहीं सॉरी अभी ठीक नहीं, hypertonic solution to hypotonic solution. Comma, this phenomena is known as reverse osmosis. ये रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। तो बस काफ़ी है इतना। तो जो सॉल्ट बनाया जाता है सी वाटर से, वो रिवर्स ऑस्मोसिस की ही एक प्रोसेस होता है। इसमें इस तरह से करते हैं कि सी वाटर को निकाल कर बड़े बड़े गड्ढों में भर देते हैं, और सी वाटर यहाँ पर गड्ढों में भरा हुआ है, तो ये वेपराइजेशन हो रहा है और पानी गाढ़ा होता है। सॉल्टी वाटर होता है ना, ये गाढ़ा होता चला जाता है। जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो इसको दो सोल्यूशन में बना देते हैं। यहाँ पे सपोज कर लो एक नॉर्मल सोल्यूशन ले लिया हमने किसी चीज़ का, और यहाँ पे सी वाटर का ले लिया। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक कवर रखकर, पिस्टन रखकर और कुछ ईंटें रख दी, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ जाते रहेंगे और सी वाटर और ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता रहेगा, और आखिर एक स्टेज ये आएगी कि सारा वाटर निकल कर इसमें से सिर्फ सॉल्ट ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्ट का फॉर्मेशन भी इससे करते हैं। चलो ये प्रोसेस आज सारे ख़त्म हो गए, और कल हम इसके क्वेश्चन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। ठीक है बच्चों, कुछ बात ना समझ में आई हो तो पूछो।